अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम एक आईकैप का पास पेपर डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट्स का ये सवाल है और इस सवाल की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और इसकी एक एक्सेल की फ़ाइल भी प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको मदद होगी और आप बआसानी इस सवाल को कर सकेंगे। देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ वेल सेफ ट्रेडर्स वीटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। डेबिट और क्रेडिट की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपका एक नॉन करंट एसेट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2020। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जितनी भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुई हुई है और ये 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस है। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी आपका करंट एसेट है। रिसीवेबल्स करंट एसेट्स हैं। प्री पेमेंट्स हैं 780 रुपए की, कुछ एडवांसेस हैं 240 रुपए के। अच्छा, एडवांसेस यहाँ पर डेबिट साइड पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने किसी को एडवांस दिया होगा और यहाँ पर एडवांस मेरा एक एसेट है। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने किसी से एडवांस रिसीव किया हुआ होता है। बैंक अकाउंट डेबिट और एडवांस क्रेडिट, किसी काम करने के अगेंस्ट मैंने एडवांस दिया हुआ तो लायबिलिटी होती है। यहाँ पर क्योंकि एडवांसेस का बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो ये एडवांस वो है जो मैंने किसी को एडवांस दिया है। एडवांसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल की वैल्यू है, ड्राइंग्स है, 14% लोन है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स है, रेवेन्यू है, परचेजेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कोई रेंट की इनकम है और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और फाइनली आपके पास जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 को देखते हैं। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू 46.3 मिलियन। क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल कुल वैल्यू 46.3 मिलियन है। ये इन्वेंट्री हमारे हाथ में है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है यानी कि 31 दिसंबर की इन्वेंट्री है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का मतलब ये होता है कि मैंने जाकर इन्वेंट्री को गिनती किया। Physical inventory count revealed that goods costing 950,000 were returned by a customer for which no entry has been made. जब मैंने फिजिकली जाकर इन्वेंट्री को गिनती किया तो मुझे ये पता चला कि 9.5 लाख रुपए की ऐसी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जिसके जो कस्टमर ने वापस करी है और उसकी मैंने कोई डबल एंट्री पास नहीं करी। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। जब आपको कस्टमर चीज़ें वापस करता है, जब आपको कस्टमर चीज़ें वापस करता है तो वो आपके लिए सेल्स रिटर्न है। एक डबल एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट। साथ में अगर आप इन्वेंट्री का परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू को भी इंक्रीज करोगे। लेकिन अगर आप पीरियोडिक मेथड यूज कर रहे हो जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिनती से या फिजिकल काउंट से कंडक्ट होती है, जो कि इस सवाल में लग रहा है इसलिए क्योंकि इस सवाल में परचेजेस का अकाउंट अलग बना हुआ है और इन्वेंट्री एट ओपनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक अलग है और क्लोजिंग स्टॉक की अलग बात हो रही है। तो इस केस में तो आप फिजिकली इन्वेंट्री काउंट कर अपना क्लोजिंग स्टॉक देखते हो तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में वो ऑलरेडी शामिल होगा। देखिए, दो इन्वेंट्री के सिस्टम है, एक है परपेचुअल, एक है पीरियोडिक। परपेचुअल में हर चीज़ की डबल एंट्री पास होती है यानी कि अगर इन्वेंट्री किसी ने मुझे वापस करी तो मैं अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करता, उसको इन्वेंट्री डेबिट करता और वो एक पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो क्रेडिट करता। लेकिन यहाँ पर हुआ ऐसा है कि मैं पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा हूँ। मुझे इसका ऐसे अंदाजा हो गया कि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का जो टी अकाउंट होता है
उसका बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होता। आप IAS 2 के लेक्चर्स रिवाइज करिएगा और IAS 2 के लेक्चर्स में आप देखिएगा कि परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम जो है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर पीरियोडिक सिस्टम यूज हो रहा है, तो जब मैंने 46.3 मिलियन की इन्वेंट्री काउंट करी होगी, गिनती करी होगी, फिजिकली देखी होगी, तो इसमें 9.5 लाख ऑलरेडी शामिल होंगे। तो सर फिर ये जो कह रहा है कि इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं हुई, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, वो नहीं हुई है। फिर लिखा हुआ है these goods were sold for 1.3 million on credit in last week of December 2020. VT determined that these goods are out of fashion and can be sold at 40% of original selling price. अच्छा, पहले तो इस क्लॉज नंबर 1 को, पॉइंट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ें। पहले उसने लिखा कि मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो 46.3 मिलियन है। फिर उसने ये कहा कि 9.5 लाख रुपए की एक इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 9.5 लाख थी, वो एक कस्टमर ने वापस कर दी है, आपने उसकी डबल एंट्री पास नहीं करी हुई। फिर वो बोलता है ये इन्वेंट्री कस्टमर ने हमसे जब खरीदी थी तो 1.3 मिलियन में खरीदी थी, और फिर वो कहता है कि इस गुड्स की या इस इन्वेंट्री की जो NRV है उसकी एक हिट बुक करनी है, इसलिए क्योंकि अब ये इन्वेंट्री जितनी इसकी सेलिंग प्राइस है उसके 40% पर बिक सकती है। इसका मतलब ये इन्वेंट्री खराब थी तभी कस्टमर ने ये वापस करी। पॉइंट नंबर 1 को अच्छे से रीड करिएगा। अब देखें यहां पर पॉइंट नंबर 1 में पहली चीज जो होगी ना, वो एक डबल एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट 1.3 मिलियन और रिसीवेबल क्रेडिट 1.3 मिलियन। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब मैं चीज कोई कस्टमर वापस करता है तो उसकी एंट्री सेलिंग प्राइस पर पास होती है, कॉस्ट प्राइस पर पास नहीं होती। यानी कि 9.5 लाख के हिसाब से पास नहीं होगी बल्कि 1.3 मिलियन के हिसाब से पास होगी। तो रिसीवेबल डेबिट होगा और सॉरी सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, रिसीवेबल क्रेडिट होगा। 1.3 मिलियन तो पहले मैंने ये एंट्री पास करनी है, इससे सेल्स रिटर्न बुक होगी। अब दूसरी चीज 46.3 मिलियन में इन्वेंट्री शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है, क्योंकि मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वाला मेथड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं पीरियोडिक मेथड यूज कर रहा हूं। IAS 2 इन्वेंट्रीज मुझे ये कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। इस इन्वेंट्री की कॉस्ट 9.5 लाख रुपए है, मेंशन्ड है। इसकी NRV क्या है? अच्छा, वो ये कहता है कि अगर पॉइंट नंबर 1 का ही आखिरी बात पढ़ें, बोलता है VT determined that these goods are out of fashion and can be sold at 40% of original price। यानी कि इसको अगर हम बेचेंगे, NRV का इफेक्टिव मतलब ये होता है कि बिकेगी कितने की, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल का तो जिक्र नहीं है, वो ये कहता है कि ये 1.3 मिलियन इसकी प्राइस है ना, ये इसके 40% पे बिकेगी, यानी कि 5,20,000 पे बिकेगी। तो इसकी कॉस्ट 9.5 लाख है, इसकी NRV 5,20,000 है। IAS 2 ये कहता है कि आप अपने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे बुक करोगे। अगर NRV 5,20,000 है और कॉस्ट 9.5 लाख है, तो 5,20,000 पर आप इस इन्वेंट्री को बुक करोगे। अभी ये इन्वेंट्री मेरे पास 46.3 मिलियन में शामिल है, शामिल है, शामिल है। 46.3 मिलियन में ये इन्वेंट्री जो शामिल है वो 9.5 लाख की कॉस्ट पर शामिल है। मुझे 9.5 लाख के बजाय इसको रिकॉर्ड करना है 5,20,000 पर, यानी कि मुझे 9.5 माइनस 5,20, मुझे 4,30,000, 4,30,000 से अपनी इन्वेंट्री को या स्टॉक को या 46.3 मिलियन को कम करना है, 4,30,000 से। अच्छे से इस पॉइंट को दोबारा रीड करें और फिर मैं इसकी एक्सेल फाइल से कुछ आपको एंट्रीज दिखाता हूँ। ये एक्सेल फाइल भी आपको मिलेगी। देखिए बुलेट नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले तो आपने ये एंट्री पास कर देनी है, सेल्स रिटर्न डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। इसका NRV हिट से कोई ताल्लुक नहीं है, NRV हिट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ किसी कस्टमर ने जो इन्वेंट्री खरीदी थी वो वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न की सीधी सीधी सी डबल एंट्री है। फिर IAS 2 कहता है कि लोअर कॉस्ट या NRV पर एंट्री इन्वेंट्री बुक करोगे, कॉस्ट 9.5 लाख है, 950,000, क्योंकि सारी अमाउंट्स में इस शीट पर हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में शो कर रहा हूँ। NRV 5,20,000 है, 1.3 मिलियन का 40%, जैसा कि हमें बताया गया था कि ये चीज जो है इसकी सेलिंग प्राइस के 40% पर बिकेगी।
इसका मतलब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 4,30,000 बनता। ठीक है जी, 4,30,000 बनता। अभी मेरे पास जो इन्वेंट्री सवाल में दी हुई है वो 46.3 मिलियन पर दी हुई है, 463,00,000 पर दी हुई है। इसको 430,000 से कम करना है क्योंकि इसमें 9.5 लाख वाली वैल्यू शामिल है। 9.5 लाख को 5,20,000 पे लेकर आना है, इसमें 9.5 लाख शामिल है। एक तरीका तो ये है कि 46,300 में से पहले 9.5 लाख हटा दो, फिर 5,20,000 ऐड कर दो। एक तरीका तो ये है कि 46,300 में से 9.5 लाख हटा दो, पूरी इन्वेंट्री की जो इसमें शामिल है कॉस्ट हटा दो, फिर एनआरवी पे बुक करने के लिए 5,20,000 ऐड कर दो। दूसरा तरीका सीधा सीधा ये है कि 9.5 लाख की चीज को 5,20,000 पे बुक करना है, तो जो इतना एडिशनल है वो हटाकर और इन्वेंट्री को सही वैल्यू पर ले आओ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एनआरवी की हिट बुक कर लो। तो ये आपका बुलेट नंबर 1 था जो मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप भी इसको दोबारा से देखिएगा। यही एक मेन अच्छा पॉइंट था इस सवाल का। बुलेट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स हैविंग cost and selling price of 500,000 and 800,000 were withdrawn by the owner for personal use but paid not recorded। इसका मतलब अब ड्राइंग्स की बात करी जा रही है। कुछ गुड्स थे जिसकी कॉस्ट 5 लाख थी, जिसकी सेलिंग प्राइस 8 लाख थी। कॉस्ट 5 लाख थी, सेलिंग प्राइस 8 लाख थी। लिखते हैं वेयर विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज बट वेर नॉट रिकॉर्डेड। ओनर अपने घर ये इन्वेंट्री ले गया लेकिन इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जब ओनर इन्वेंट्री घर ले जाता है तो हम डबल एंट्री पास करते हैं, ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, और एंट्री पास होती है कॉस्ट पर, क्योंकि वो कॉस्ट पर चीजें अपने घर लेकर जा रहा होता। तो ये एंट्री पास नहीं हुई, ये एंट्री हम पास करेंगे। हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्री पेमेंट्स रिप्रेजेंट। अच्छा, प्री पेमेंट दी हुई है सवाल में, देखते हैं कितनी दी हुई है। प्री पेमेंट यहां पर आ रही है 780। कितनी आ रही है? 7,80,000। प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि ये मेरा करंट एसेट होता है। प्री पेमेंट का मतलब होता है अगले साल के पैसे आज से पे कर दिए। लेकिन अब ये बोलता है कि प्री पेमेंट रिप्रेजेंट्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। प्री पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम रिप्रेजेंट करता है। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस होता है, अमाउंटिंग टू 480,000 and 300,000 paid for office and owner's personal premises respectively. These annual policies are valid up to 31st March 2021। हमने ऊपर देखा कि प्रीमियम का अमाउंट 7,80,000 आ रहा था। उसने कहा कि 7,80,000 में 4,80,000, 4,80,000 का एक अमाउंट है और 3 लाख का एक अमाउंट है। 4,80,000 ऑफिस का है और 3 लाख ओनर के घर का है। 3 लाख ओनर के घर का है। These annual policies are valid up to 31st March 2021। सबसे पहली बात हुआ क्या होगा, दरअसल इसने जब प्रीमियम पे किया ना तो इसने डबल एंट्री पास कर दी होगी, प्री पेमेंट्स डेबिट 7,80,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 7,80,000। अच्छा, इसमें से 3 लाख रुपए तो ओनर के अपने घर का है। अगर 3 लाख रुपए ओनर के अपने घर का प्रीमियम पे किया है तो वो तो बिजनेस की बुक्स में आना ही नहीं चाहिए, वो तो प्रीपेमेंट में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने घर का प्रीमियम बिजनेस की बुक से पे कर रहे हो तो डबल एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ड्राइंग्स को आपने डेबिट करना था 3 लाख से और बैंक को क्रेडिट करना था 3 लाख से। बल्कि आपने क्या किया, देखिए करना क्या था, करना ये था कि अगर मैं अपने घर का प्रीमियम बिजनेस के कैश से पे कर रहा हूँ, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट करना था, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट करना था। पहले मैं 3 लाख की बात कर रहा हूँ, 780 की बात नहीं कर रहा, 480 की बात नहीं कर रहा, 3 लाख की बात कर रहा हूँ जो ओनर के घर का प्रीमियम है। एंट्री पास करनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। मैंने क्या एंट्री पास कर दी, प्री पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, प्री पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। तो बैंक को तो क्रेडिट होना था और करा भी है, लेकिन ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करा, प्री पेमेंट को डेबिट कर दिया। तो पहली चीज इस करेक्शन को करने के लिए या ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट करूंगा 3 लाख से
और प्री पेमेंट का अकाउंट 3 लाख से क्रेडिट करूंगा, प्री पेमेंट को 3 लाख से रिड्यूस कर और उसको ड्राइंग्स में लेकर जाऊंगा। ये काम तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, मैं इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूं। देखिए करना क्या था, अगर आपने बिजनेस के कैश से घर का, अगर आपने बिजनेस के कैश से घर का कोई प्रीमियम इंश्योरेंस पे किया तो आपने एंट्री पास करनी थी ड्राइंग्स डेबिट 3 लाख और बैंक क्रेडिट 3 लाख। ठीक है जी, ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। उसूली तौर पर ये एंट्री बनती है अगर आप अपने घर का कोई भी खर्चा बिजनेस के कैश से पे कर रहे हो तो वो आपके लिए ड्राइंग्स है। आपने क्या कर दिया, आपने प्री पेमेंट को डेबिट कर दिया 3 लाख और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3 लाख। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए थी। ये इनकरेक्ट एंट्री है जो आपने पास कर दी। अब करेक्टिंग एंट्री, इस मामले को सही कैसे किया जाए? सर हमने ड्राइंग्स को तो डेबिट करा ही नहीं, तो उसको तो डेबिट करो 3 लाख से। और प्री पेमेंट को करना ही नहीं था डेबिट, फजूल में डेबिट कर दिया था, तो उसका इंपैक्ट हटाने के लिए उसको एक बार क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट एंट्री क्या आपने एंट्री पास कर दी। करेक्टिंग एंट्री सही करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए क्या एंट्री पास करनी है। तो ये तो आपके पास देखें यहाँ पर एंट्री आ गई ड्राइंग्स डेबिट और प्रीपेमेंट क्रेडिट। दूसरी चीज जो बहस में आ रही है वो 4,80,000 वाली अमाउंट है। अच्छा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो रही है और पूरे साल की है, यानी कि ये अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20, 9 महीने इस साल के, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने अगले साल के। सर अगर आप 4,80,000 रुपये पे कर रहे हो और उसमें से वो 4,80,000 का खर्चा 9 महीने का इस साल का है और सिर्फ 3 महीने का अगले साल का था, तो सारा प्रीपेमेंट में थोड़ी जाएगा। 4,80,000 पूरे साल का है, पहले पढ़ लें इसको अच्छे से। 4,80,000 पूरे साल का है, बिल्कुल 4,80,000 पूरे साल का है। महीने का कितना हुआ? महीने का हो गया 40,000। करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी आपको? एक्सपेंस डेबिट करना था 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 से, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो 9 महीने इस साल के हैं उसका एक्सपेंस में जाना था और बाकी प्री पेमेंट में जाना चाहिए था बचा हुआ 1,20,000 जो कि 3 महीने का होगा 40,000 इंटू 3 से, और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 4,80,000। आपने क्या कर दिया, आपने सब कुछ प्री पेमेंट में डाल दिया। आपने प्री पेमेंट को डेबिट कर दिया 4,80,000 से और बैंक अकाउंट को जो है ना वो क्रेडिट कर दिया 4,80,000 से। सर अब इस मसले को हल कैसे करें, सही कैसे करें? बैंक को क्रेडिट करना था, करा भी है। प्री पेमेंट को 4,80,000 से डेबिट कर दिया, करना था सिर्फ 1,20,000 से, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 360,000 और प्री पेमेंट के अकाउंट को हम कम कर देंगे 360,000 से। अगेन आपने सोचना कैसे है, करेक्ट एंट्री क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। एक्सपेंस डेबिट 360, प्री पेमेंट डेबिट 120 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 480। एंट्री पास क्या कर दी है? प्रीपेमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया है। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? एक्सपेंस में कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, इस महीने के इस साल के 9 महीने का जो एक्सपेंस है 3,60,000 वो तो एक्सपेंसेस में डेबिट करो और बाकी प्रीपेमेंट को क्रेडिट करो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? ऑन 1 जून 2020 द मशीन वाज गिवन एट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 375,000 रिसीवेबल इन एडवांस। अच्छा, 1 जून 2020 को मैंने कोई मशीन किराए पर दी, वॉज गिवन, और उसका किराया मुझे 3,75,000 रुपये मिलता है क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करो, एक क्वार्टर में 3 महीने होता है, एक क्वार्टर में 3 महीने होता है। तो ये 3,75,000 रुपये 3 महीने का किराया मिलता है। मैंने किसी को किराए पर मशीन दी है, यानी कि मेरी इनकम है, रिसीवेबल इन एडवांस, और ये एडवांस में मिलता है। अच्छा, बस इतना लिखा हुआ है तो हमें ऊपर दिख रहा होगा कोई एडवांसेस हैं या कुछ इस तरह की बात है। ये 2,40,000 कुछ नजर आ रहा है। हाँ, रेंट इनकम नजर आ रहा है 1,125। तो इसको जरा, इसको जो है ना एनालाइज करते हैं, घुसते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसमें क्या अंचर पंचर है। हमने मशीन किराए पर कब दी? 1 जून को।
अच्छा, 1 जून 2020 को अगर किराए पे दिए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 7 मंथ्स का किराया इस साल के इनकम में आना चाहिए। देखिए इसको मैंने कैसे एनालाइज किया। देखिए जून, जुलाई, अगस्त का किराया मिला, 1 जून को जो किराया मिला वो जून का है, जुलाई का और अगस्त का। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का किराया मिला होगा, ठीक है। फिर आपको 1 दिसंबर को किराया मिला होगा और वो होगा दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं ना तो ये 1125 बनता है। ये उसी अमाउंट के बराबर बनता है जो सवाल में रेंटल इनकम में दिया हुआ है। क्या ये सारी मेरी इनकम है? नहीं। एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि इस साल की इनकम में इस साल के महीने जो है उसकी इनकम आएगी। अगर तुमने अगले साल के कुछ महीनों का पैसा अभी से रिसीव कर लिया तो वो इस साल की इनकम नहीं है। देखिए आपने 1 जून को जो पैसे रिसीव किए वो जून के, जुलाई के और अगस्त के थे। ये 3 महीने इसी साल के हैं, बिल्कुल इसी साल के हैं। इस साल की इनकम में आने चाहिए, आने चाहिए। फिर आपने 1 सितंबर को जो पैसे रिसीव किए वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के हैं, ये भी आने चाहिए इनकम में, बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन जो दिसंबर की 1 तारीख को पैसे रिसीव किए हैं वो दिसंबर के, जनवरी के और फरवरी के हैं। अगर वो दिसंबर के, जनवरी के और फरवरी के हैं तो ये सारे पैसे इस साल की इनकम में नहीं आने चाहिए। 1 महीने का अमाउंट इनकम में आना चाहिए। तो 3,75,000 को पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का अमाउंट इनकम में आएगा, बाकी 2 महीनों का नहीं आएगा। तुमने तुम्हें कितने महीनों की इनकम लेनी थी? इन 3,75 की सारी इनकम मुझे लेनी थी? नहीं। देखिए 3,75 जो है ना वो 3 महीने की अमाउंट है। 3,75 जो है वो 3 महीने की अमाउंट है, तो 1 महीने की 1,25 है। 2 महीने की अमाउंट जो इनकम में शामिल है वो इनकम से हटानी है। 2,50,000 जो इनकम में शामिल है वो इनकम से हटाने हैं। देखिए ये मंथली इनकम आपकी जो बन रही है ना वो 3,75,000 को 3 से डिवाइड कर बन रही है 1,25,000। 2 महीने की इनकम, रेंटल इनकम जो आपके सवाल में दिया हुआ है, जो आपके सवाल में ये रेंट इनकम का अमाउंट दिया हुआ है, इसमें से हटानी है। तो इनकम रिड्यूस करने के लिए उसको डेबिट करते हैं। मैंने 2 महीने की इनकम से रेंट इनकम को डेबिट किया और अनअर्न्ड रेंट को क्रेडिट किया। सर ये अनअर्न्ड रेंट क्या होता है? अनअर्न्ड रेंट आपकी लायबिलिटी होती है, यानी कि पैसा मिल गया है, पैसा मिल गया है, सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। इसको समझने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। देखें 1125, सॉरी, आपके पास जो है ना वो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 7 मंथ्स का रेंट आपने इनकम में लेकर जाना था। तो आपने रेंट इनकम को डेबिट करना था। रेंट इनकम को आपको डेबिट करना था 7 इंटू कितना, 1 महीने का बन रहा था 125 ना, 875 से रेंट इनकम को डेबिट करना था। बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करना था 1125, सॉरी रिसीव है ना, एक मिनट, बैंक अकाउंट को डेबिट करना था 1125 से, ठीक है। रेंट इनकम को आपने क्रेडिट करना था 7 इंटू 125 से। और जो जनवरी और फेब का आपने रेंट रिसीव किया है वो आपकी अनअर्न्ड इनकम होती। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये है कि पैसा मिल गया है, सर्विस अभी मुझे प्रोवाइड करनी है और ये मेरी लायबिलिटी होती है। ये होती 125 इंटू 2। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। बैंक में पूरा पैसा आ गया, उसमें से 7 महीनों का जो इस साल की इनकम की वैल्यू है उससे रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया, और जो नहीं है इस साल की इनकम, जनवरी और अगले साल के जनवरी और फरवरी का 125 रिसीव है, वो अनअर्न्ड इनकम है। मैंने एंट्री पास किया कर दिया, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया है 1125 से, और मैंने रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया है 1125 से। अब सही कैसे करेंगे? बैंक को डेबिट करना था 1125 से, किया है, बिल्कुल किया है। रेंट इनकम को 875 से क्रेडिट करना था, मैंने 1125 से क्रेडिट कर दिया है। तो रेंट इनकम के अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 250 से, और अनअर्न्ड इनकम को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 250 से। ठीक है जी, इस तरह से ये मामला सही होगा और यही मैंने यहां पर भी कर दिखाया हुआ है। अच्छे से देखते रहे सवाल को। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज क्या है?
एडवांसेस रिप्रेजेंट्स 3 months एडवांस सैलरी टेकन बाय अ सेल्समैन ऑन 1 नवंबर 2020। एक सेल्समैन था, वो आपसे 3 महीने की सैलरी एडवांस में ले गया और ये एडवांस में आपने शामिल कर दिया। अच्छा देखिए, यहां पर आपके पास एडवांसेस कितने आ रहे हैं? 2,40,000। 2,40,000 के एडवांसेस आ रहे हैं और ये 3 महीने की सैलरी है। 2,40,000 3 महीने की सैलरी है। वो कहता है कि जब ये बंदा एडवांस लेकर गया, आपने एंट्री पास कर दी 1 नवंबर को, एडवांसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, आपने उसको एडवांस दे दिया। लेकिन जब ये साल खत्म हुआ, जब 31 दिसंबर वाला दिन आया, तो नवंबर और दिसंबर का काम तो उसने आपके लिए कर लिया ना। जब उसने नवंबर में और दिसंबर में आपके लिए काम कर लिया, तो आपको उतना अमाउंट एक्सपेंसेस में ले जाना चाहिए। मैं वापस से बताता हूं, एडवांसेस रिप्रेजेंट 3 months एडवांस सैलरी टेकन बाय अ सेल्समैन ऑन 1 नवंबर। ये जो आपके पास एडवांसेस का 2,40,000 का अमाउंट है, आपके पास जो एडवांसेस का अमाउंट है कितना है? सर एडवांसेस का अमाउंट 2,40,000 है। तो ये 3 महीनों का है। 1 महीने की सैलरी कितनी हुई? 3 से डिवाइड कर दो। 2,40,000 3 महीने की सैलरी है, तो 1 महीने की कितनी हुई? 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब डबल एंट्री 1 नवंबर को क्या पास करनी थी? 1 नवंबर 2020 वाले दिन, 1 नवंबर 2020 वाले दिन आपको एंट्री पास करनी थी एडवांस डेबिट 2,40,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। ये बंदा आपके पास 1 नवंबर को आया, इसने बोला सर मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दें। आपने बोला कौन से महीनों की? इसने बोला नवंबर की, दिसंबर की और अगले साल के जनवरी की। आपने दे दी, ठीक है, ये एंट्री आपने पास कर देनी थी। अब यहीं खड़े हो गए। देखिए, जब आपके पास फिर 30 नवंबर वाला दिन आया ना, तो 30 नवंबर वाले दिन आपको क्या करना चाहिए? उसने 1 महीना आपके लिए काम कर लिया होगा, तो आपको सैलरी एक्सपेंस को 80,000 से डेबिट कर और इस एडवांस को 80,000 से कम कर देना चाहिए। इसको बोलना चाहिए देखो 2,40,000 तुम्हें एडवांस दिए थे, अब तुमने 1 महीने का काम कर लिया, तो अब तुम्हारा एडवांस 160 बच गया, क्योंकि 1 महीना उसने मजदूरी कर ली, तो जो पैसे एडवांस में लिए थे उसकी उसने आपको सर्विस भी दे दी। फिर 31 दिसंबर वाले दिन, 31st ऑफ दिसंबर वाले दिन दोबारा से आपको एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था 80,000 से, एडवांस को क्रेडिट करना चाहिए था 80,000 से। और जो क्लोजिंग डेट होती ना, क्लोजिंग डेट होती, उस दिन क्या होता? उस दिन ये बंदा बोलता सर 2,40,000 लिए थे, नवंबर में मजदूरी करी, फिर दिसंबर में मजदूरी करी, अब 80,000 का एडवांस रह गया, मैं वो सर्विस आपको जनवरी में दे दूंगा। तो ऐसा लग रहा है आपने ये 2 एंट्रीज पास नहीं करी हैं, इसलिए क्योंकि आपके एडवांसेस के अकाउंट में अभी भी 2,40,000 आ रहा है, वो 80,000 पे चला जाना चाहिए था। तो इसकी अगर कंबाइंड एंट्री पास कर दें, तो एक्सपेंसेस को 160 से डेबिट और एडवांसेस को 160 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और यही यहां पर किया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट और एडवांस को क्रेडिट करा हुआ है। और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ मैंने लिख दी है। अगली चीज है पॉइंट नंबर 6, द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1st ऑफ जुलाई 2020 एंड द इंटायर प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट इज रीपेएबल ऑन 30th नवंबर 2021। आपने एक लोन एक्वायर किया था 1 जुलाई 2020 को, और ये सारा लोन और इस पे जमा होने वाले इंटरेस्ट आपने 30 नवंबर 2021 को पे बैक करना है, यानी कि इस साल के बाद। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट आपकी बुक्स में आना चाहिए। लोन कितना है भाई? 14% का लोन है, 17,500 रुपए अमाउंट है, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं भाई। अच्छा जी, लोन पे देखें इंटरेस्ट किस तरह से बनेगा। लोन का अमाउंट है 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 14%। 17,500 इंटू 14% हो जाता है 2450। ये पूरे साल का निकला, 6 महीनों का 6/12 से मल्टीप्लाई किया 1225। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट होगा। सर कैश है बैंक, क्यों क्रेडिट नहीं किया? क्योंकि ये कहते हैं कि सारा इंटरेस्ट, सारा प्रिंसिपल अगले साल के नवंबर में पे करूंगा, तो इस साल के आखिर में इतना पेएबल होगा, और इस साल जितने 6 महीने गुजर गए हैं उसका इंटरेस्ट मैं अपनी बुक्स में चार्ज करूंगा। अगली चीज पर आते हैं। अच्छा जी, अगला क्या है? डेप्रिसिएशन। Depreciation of property, plant and equipment has been incorrectly calculated at 5% on reducing balance method instead of 10% on straight line method.
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है नेट बुक वैल्यू पर, स्ट्रेट लाइन मेथड पे रेट लगता है कॉस्ट पर। The incorrect depreciation has been included in distribution expenses through depreciation, though depreciation should have been equally divided between selling and admin expenses. पहले तो हम डेप्रिसिएशन को सही करते हैं, पहले इसको अच्छे से पढ़ लें। और देखिए ऊपर आपके पास क्या वैल्यूज दी हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है 32,500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8750 है जो कि 31 दिसंबर की है। अच्छा, ये एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है। देखिए आपके पास कॉस्ट दी हुई है 32,500, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है 8750 और ये 31 दिसंबर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, यानी कि इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी होगी, मतलब इसमें शामिल होगी, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शामिल होगी। नेट बुक वैल्यू दी अगर निकालते हैं हम तो 23750 की आती है और लिखा हुआ है दिस इज आफ्टर 5% डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर। इस साल के 5% की डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू है, इसलिए क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है। कैसे पता? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ बैलेंस शीट पर लिखा हुआ था 31 दिसंबर 2020, यानी कि इस साल के आखिरी दिन की डेप्रिसिएशन, यानी कि फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल कर दी है। कोई ओपनिंग बैलेंस होगा जिसमें फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन शामिल करी और फिर यह अमाउंट आया होगा। अब आपने करना क्या है, आपने पहले तो ये ढूंढना है कि जनाब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होती? 25,000 होती। सर ये कैसे किया? देखिए आप इसको यूं समझ लें कि आपके लिए लेट से एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 100, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 100, इस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 5 बनती है। नेट बुक वैल्यू कितनी बनेगी? नेट बुक वैल्यू 95 बन जाएगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज 95 है, कोई चीज 95 है, अच्छा चलिए इस पे एक और साल चलाते हैं। लेट से ये एसेट आपने 100 का खरीदा था, पहले साल की 5% की 5 रुपए की डेप्रिसिएशन हो गई, नेट बुक वैल्यू बच गई 95। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगती, दूसरे साल किसका 5% लगता? सर इस चीज का 95 का 5% लगता, और दूसरे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू जो आती है, दूसरे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू जो आती है वो 90.25 आती। या इसको मैं यूं भी दिखा सकता था, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, मैं दिखाता कॉस्ट, ठीक है जी, पहले साल 100 रुपए की कॉस्ट, दूसरे साल की भी 100 रुपए की कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती वो होती -5, दूसरे साल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती वो -5 -4.75, यानी कि ये वैल्यू होती 95 या ये 90.25। पहले इसको समझ लें, मैंने एक एसेट 100 का खरीदा, 5% की डेप्रिसिएशन, 5 माइनस किया 95 बच गया, 95 का 5% 4.75 वो माइनस किया तो 90.25 बच गया। अगर मैं ईयर 1 दिखाऊं तो कॉस्ट है 100 रुपए, 5 रुपए की डेप्रिसिएशन, 95 बच गया। ईयर 2 दिखाऊं तो कॉस्ट है 100 रुपए, 9.75 की पहले और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो 90.25 बच गया। अब 90.25 से अगर मुझे रिवर्स पहले आना है, पिछले साल आना है, या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू देखनी है, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि सर 90.25 जो है ना, जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी उसमें से मैंने एक 5% की डेप्रिसिएशन माइनस करी होगी, फिर ये बच गया होगा। तो आप क्या करें, ग्रॉस अप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। ग्रॉस अप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको 95 से डिवाइड कर और 100 से मल्टीप्लाई करें। 95 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप एक ऐसा करेंगे ना तो एक साल पहले वाली नेटबुक वैल्यू पर आ जाएंगे। ये जो एग्जांपल है इसकी वजह कोई और वैल्यूज ले लें फिर भी ऐसा ही होगा। तो आप देखें कहां आते हैं आप, एक मिनट, 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, एक साल पीछे आ गए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। और अगर यहां से भी पीछे जाना होता, यहां से भी पीछे जाना होता तो इसको भी 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस चीज को समझ लें कि 95 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछले साल की नेटबुक वैल्यू या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ जाती। अब यहां पर आ जाए दोबारा से वापस, देखिए आपने क्या किया, आपने ये बोला सर 23750 में इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी है। अगर नहीं माइनस हुई भी होती तो इसकी नेटबुक वैल्यू क्या होती? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू क्या होती? ओपनिंग नेटबुक वैल्यू का क्या मतलब है? कॉस्ट माइनस साल के शुरू तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप 95 से डिवाइड कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 25,000 इसकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होना कितना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट कॉस्ट पर अप्लाई होता है। 32,500 की कॉस्ट है, उसका 10%, 32,500 की अगर कॉस्ट है उसका 10% तो बनता है 3250। सर हमने कितना चार्ज किया हुआ है? देखिए आपने जो चार्ज किया हुआ है ना, अच्छा चले 3250 होता है,
सवाल में क्या लिखा हुआ था, एक और बात भी लिखी हुई थी सवाल में, एक और बात ये लिखी हुई थी कि डेप्रिसिएशन, द इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन, जो गलत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है, हैज बीन इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल कर लिया है। थो डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। हालांकि डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिन में इक्वली डिवाइड करना था। यानी कि अगर मेरी सही डेप्रिसिएशन 32,500 का 10% है, 32,500 का 10% बनता है 3250, तो सेलिंग में आधी और आधी एडमिन में आनी चाहिए थी। अच्छा, इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन क्या है? इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन है 25,000 का 5%। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू पर लगाई जाती है। तो अगर मेरे पास साल के शुरू की जो नेट बुक वैल्यू है वो 25,000 है, तो 25,000 का 5%, 25,000 का 5% 1250 बनता है। अब क्या करेंगे भाई? देखें भाई, इसका इंपैक्ट निकालने के लिए ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल है, गौर से सुनिए, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शामिल है। इसको निकालने के लिए 1250 से मैंने पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। सेलिंग में 1650 25 और एडमिन में 1625 आना चाहिए, वो दोनों डेबिट कर दिया और बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ले गया। सर किसी और तरीके से कर सकते हैं? हाँ, पहले इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट रिवर्स कर लें। अगर आप इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट रिवर्स करने वाली टेक्निक से चलते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये करें कि भाई आपने 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 गलत एंट्री क्या पास कर दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। तो आप क्या करें, आपने कर क्या दिया? इनकरेक्ट 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 एंट्री कर क्या दिया? आपने जो है ना 1250 रुपए की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी है, 1250 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। ये इनकरेक्ट काम कर दिया आपने, ठीक है ना? करेक्ट क्या करना था? करेक्ट क्या करना था सर? आपको सेलिंग को डेबिट करना था 1625 से, आपको एडमिन को डेबिट करना था 1625 से, और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना था इन दोनों के सम से, यानी कि 3250 से। करेक्टिंग एंट्री, अब इसको सही कैसे किया जाए? सेलिंग को हमने डेबिट किया ही नहीं, उसको डेबिट करते हैं 1625 से। एडमिन को हमने डेबिट किया ही नहीं, उसको डेबिट करते हैं 1625 से। डिस्ट्रीब्यूशन को बिला फजूल में डेबिट कर दिया था, तो उसका इंपैक्ट हटाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को क्रेडिट कर देते हैं 1250 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 3250 से क्रेडिट करना था, हमने अभी तक 1250 से क्रेडिट किया है, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फर्दर 2000 से क्रेडिट कर देते हैं। इनकरेक्ट एंट्री जो कर दी है, करेक्ट एंट्री जो करनी चाहिए थी, और करेक्टिंग एंट्री। अब इस एरर को कैसे सही करें, दोहराइएगा, इसको समझ में आ जाएगी बात। ये एक मुश्किल पॉइंट था बहरहाल। Last 2 points, a balance of 320,000 included in trade and other payable needs to be written back as it is no more payable. No more payable का मतलब ये है कि भाई ये पैसे हमें अब पे करने ही नहीं है। किसी से हमने उधार पे 3,20,000 रुपए की चीजें खरीदी, लेकिन अब मुझे पता चला कि भाई ये पैसे कभी भी पे ही नहीं करने पड़ेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो ये मेरी इनकम बन जाती है, मैं अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करता हूँ, पेएबल्स डेबिट होगा और अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। कैश एंड बैंक बैलेंसेस इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट और 1490। इस कैश एंड बैंक बैलेंस 5550 में 1490 का बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी और इसको सेपरेटली शो किया जाता है। तो कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट शो करने के लिए कैश एंड बैंक जो बैलेंस है उसको डेबिट किया। सर डेबिट क्यों किया? देखें, इसमें अगर बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल होगा तो ये एक कम कर दिया गया होगा इसको, तो मैंने इसको बढ़ाया और इसमें से जो बैंक ओवरड्राफ्ट का हिस्सा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अकाउंट में ले गया। अच्छा, अब इस एक्सेल की फाइल में जो आपके सवाल में ट्रायल बैलेंस बना हुआ था वो यहाँ पर बना हुआ है। फिर इस ट्रायल बैलेंस को मैंने जो है ना वो डबल एंट्री से करेक्ट करा, डबल एंट्री से करेक्ट करा, यानी कि एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। और ये जब आप देख लेंगे तो आपको बात आराम से समझ में आ जाएगी। हर चीज लिंक्ड है, हर चीज जो है वो सेल से कनेक्टेड है, हर चीज जो है ना उसके पीछे फॉर्मूले लगे हुए हैं, जहां से भी वो कनेक्टेड थी बात वो कनेक्टेड है। और फिर बड़ा सिंपल सा काम है, आपने अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बनाने। ये एक्सेल की फाइल मैं आप लोगों को साथ में दे दूंगा। आप अगर डबल एंट्री समझ जाएंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। साथ में ये आपके पास आईकेप का आंसर है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना हुआ है। ये अगर एक्सेल की फाइल आपके पास होगी तो सारे सेल्स कनेक्टेड है, समझने में बड़ी आसानी होगी।
इस सवाल की सारी डबल एंट्रीज मैंने समझा दी हैं आप लोगों को, अब आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। सवाल बहुत अच्छा है, खास तौर पर इसमें जो जिस तरह से डेप्रिसिएशन का एक एंट्री थी वो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा इसमें जो डेप्रिसिएशन मेनली तो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री अच्छी थी और एक स्टॉक की। तो अच्छे से सवाल को करें और मुझसे इसकी एक्सेल की फाइल मांग लें, और साथ में ये स्प्रिंग 21 का सवाल है, मैंने आप लोगों को भेजा ही होगा ग्रुप पर, नहीं है तो मांग लें, इसको जरूर सॉल्व करें, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर मैं इसका आंसर भी गो थ्रू कर दूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले लें और आप फिर इसको जो है वो सॉल्व कर कर आराम से कंपेयर कर सकें, या आपके पास जवाब है फिर या आपके पास सवाल है इसका भी स्क्रीनशॉट देना चाहें। ये सवाल आपका शुरू हो रहा है, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर कुछ मजीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और फाइनली आपकी एक्सेल की फाइल है जिसमें पहले से जो सवाल में दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस वो है, कुछ डबल एंट्रीज हैं, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। जब आपने ये बना लिया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना मुश्किल नहीं है, यहाँ से बस वैल्यूज लिखी जा रही हैं और नीचे इसकी कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स है जो मैंने अभी करी। अच्छे से सवाल को करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।